नमस्कार बागवान भाइयों, मैं आपका बागवान साथी दिनेश नाइक। जी ड्यूपल फार्म पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आजकल चला है वो है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। तो बागवान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा कि जो भी हम मैं शेयर करूँगा वो कुछ एक अपनी प्रैक्टिस है, कुछ एक जैसे रोज सर और भी बहुत सारे लोग उन सब से सीख के जो कंक्लूड किया है, जो मैंने चीज़ों को समझा है, वो मैं आप लोग के सामने शेयर करूँगा। वो ऑन द कैमरा ऑफ द कैमरा जो रोज सर या बहुत सारे लोग के साथ हमने बैठ के सीखी है चीज़ें, वो सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करूँगा। और जो हमने कंक्लूजन निकाला है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा कि पोस्ट हार्वेस्ट कितना ज़रूरी है और क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, फ़ायदे हुए भी हैं इतनी सालों से करने से, या खाली हम एक ट्रेंड में, एक फैशन में इसको अपनी कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, इनपुट कॉस्ट। वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं मुद्दे पे आऊँगा, पोस्ट हार्वेस्ट। पोस्ट हार्वेस्ट करने का ऑब्जेक्टिव या हम लोग जो करते हैं उसका खाली उद्देश्य क्या रहता है कि पोस्ट हार्वेस्ट करने से हमारी नेक्स्ट ईयर की क्रॉप आ जाए, रिटर्न ब्लूम आए और फ्रूट अच्छे से सेट हो। पर ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आप लोग भी देख लें। मैं सबसे पहले तो इसका सीधा कंपेयर करूँगा कि आज से अगर 10-15 साल पहले की बात करें तो कितने पोस्ट हार्वेस्ट होते थे, या आज से अगर हम 15 साल पहले की बात करें 2010 की, तो प्रोडक्शन थी 5.11 करोड़ समथिंग। उतने बॉक्सेस हम लोगों ने निकाले थे, बजाय कम प्लांटेशन थी, बगीचे छोटे थे, कम साइंटिस्ट थे, कम एक्सपर्ट थे, और सोशल मीडिया वाले डॉक्टर तो बिल्कुल भी नहीं थे हमारी तरह। तो देखिए ये इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है। और आप 15 साल के इस गैप में देखिए, थ्रू आउट जो 15 साल हम काउंट करें, अगर 2010 में 5+ करोड़ पेटियां होती है, वो भी टेलीस्कोपिक, आज की अगर हम यूनिवर्सल की अगर उससे कंपैरिजन करें तो वो होगी लगभग आपका 6-6.5 करोड़ बॉक्सेस, अगर यूनिवर्सल से हम उसको कंपेयर करें। और जो अब यूनिवर्सल बॉक्सेस हो रहे हैं, आपको पता है 1-2 सालों से 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़। अभी अगर हम कल तक का आंकड़ा देखें तो 2.20 करोड़ लमसम, इतना मतलब 2 करोड़ 20 लाख बॉक्सेस निकले हैं। और आपको पता है कि लास्ट ईयर कितनी पोस्ट हार्वेस्ट की होगी, उससे लास्ट ईयर कितनी पोस्ट हार्वेस्ट की होगी, और कितनी प्लांटेशन हुई होगी इन 15 सालों में। ये सारी चीज़ें अगर आप फिगर आउट करें तो समझे कि हम टोटल लॉस में है, हम डिक्लाइन किए हैं। वो प्रोडक्शन में हो, इनपुट कॉस्ट बढ़ी है 100 गुना, बजाय बगीचे बढ़ाने के, बजाय सारी स्किल्स लगाने के, मतलब हर चीज़ देने के बजाय हमारी कॉस्ट बढ़ी है और प्रोडक्शन घटी है। ऑलमोस्ट प्रोडक्शन अगर हम आज की बात में कंपेयर करें 15 साल पहले और आज की, रेट वही मिल रहे हैं, पर प्रोडक्शन पहले इसके डबल थी, अब हाफ रह गई है। तो मैं सीधी सीधी बात करूँ तो 2010 में अगर 5.11 करोड़ अगर यूनिवर्सल में कन्वर्ट करें तो 6 करोड़ बॉक्सेस निकलते हैं। तो आप अपने पिछला डाटा निकालिए, घर के बड़ों से पूछ लें कि उन्होंने 2010 से पहले जो पोस्ट हार्वेस्ट हुआ था 2009 में, उसमें कौन सा शेड्यूल किया था, कौन से ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाले थे जिससे उनकी प्रोडक्शन कम बगीचे होने के बावजूद डबल हो गई थी। पूछे, आप सबको आंसर मिल जाएगा। मैं ऐसा नहीं हूँ कि कोई चीज़ें छुपा रहा हूँ, आप सबको पता है ना। उस वक्त ये बड़ी बड़ी कंपनियों के कोई ऐसे पोस्ट हार्वेस्ट जो ये न्यूट्रिशन के कॉम्बो दे रहे हैं वो थे, जो अब 1000, 1200, 1300, 1400 ड्रम पहुँच चुके हैं ना। वो कोई दवाइयाँ थी, बट फिर भी वो सारी चीज़ें ना होने के बावजूद वो प्रोडक्शन डबल थी। आज वो प्रोडक्शन घट के कम हुई है। तो जो मैंने एनालाइज किया है उसमें सबसे बड़ा जो कारण है, एक तो क्लाइमेट है। पोस्ट हार्वेस्ट से ज़रूरी क्या है कि आपका फ्लोरिंग और फ्रूट सेट के टाइम क्लाइमेट कैसा है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ चुके हैं। दूसरा क्या है, जो सबसे बड़ा रीज़न है प्रोडक्शन घटने की, और जो हम उस आंकड़े को मीटअप नहीं कर पा रहे, बजाय उसकी डबल प्लांटेशन करने के, वो है सबसे बड़ी बात जो रोज सर ने भी ऑफ द कैमरा में से डिस्कस की थी। वो है जो हम लोगों ने वैरायटी और स्टॉक लगाया है। लगाए तो ऑब्वियसली उस टाइम सीडलिंग थे, सीडलिंग के बगीचे लगाए और वैरायटी जो उस पर लगाई है,
तो उसको क्या होता है कि उसमें बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हर एक पेड़, हर एक वैरायटी, उसकी जो मैक्सिमम लाइफ होती है क्वालिटी फ्रूट, क्वालिटी प्रोडक्शन देने की, वो होती है 30 साल, 30 ईयर्स। वो आप वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की रिसर्च निकालें, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है आपकी, यूरोप की, यूएसए की, कहीं की भी, जो साइंटिस्ट है जिन्होंने हमें सेव दिया है, अगर मैं बात करूं वहाँ के लोगों की, जो हमें सेव दे सकते हैं, तो उन लोगों ने वो चीज़ छोड़ दी जिससे हमने अपने करियर बनाए हैं, तो कोई वजह रही होगी। इस वजह को इग्नोर ना करें, सारे लोग इस चीज़ को समझे कि क्या हो रहा है। जो एक्चुअली फैक्ट है कि आपकी, जो हम जोर ज़बरदस्ती जिसके साथ कर रहे हैं, बगीचों के साथ, वैरायटी के साथ, पौधों के साथ, उसका लाइफ पूरी हो चुकी है। मतलब अगर मैक्सिमम किसी स्टॉक, वो चाहे सीडलिंग हो चाहे रूट स्टॉक हो, मतलब जिस पे पौधा तैयार होता है उसका, या वैरायटी, वैरायटी जो मर्जी हो, गोल्डन, रॉयल, स्पार, गाला, उन सब की मैक्सिमम लाइफ जो अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी देने की, वो 30 साल है। तो लगभग जो मेरा मानना है, एवरेजन 2010 का ऐसा टाइम था जब वो सारे बगीचे फुल बूम पे थे। मतलब ऑलमोस्ट 20-22 साल उनको लगा के हो चुके होंगे। तो उन्होंने फुल प्रोडक्शन दी, ना कि कोई पोस्ट हार्वेस्ट हुआ उसमें। एक चीज़ इसको आप क्लियर करें। तो मर्जी आपकी है कि आप लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। पर जो चीज़ है, जो फैक्ट है, वो ये आपके सामने है कि जो आपने स्टॉक लगाया है, वो चाहे सीडलिंग है चाहे रूट स्टॉक है, और जो आपने वैरायटी लगाई है वो डिग्रेड हो चुकी है। मतलब उसमें आपकी जो एफिशिएंसी थी उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी देने की, वो कम हो चुकी है। आप खुद भी एग्जाम्पल अपने ऊपर, अपने घर के बड़े बुजुर्गों पे देखें। जब आपके बुजुर्ग 50 से ऊपर हो जाते हैं तो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, उनकी काम करने की क्षमता और उनकी सोचने की, यादाश्त की, हर एक चीज़ की, अगर उनकी एफिशिएंसी की हम बात करें, जो वो मतलब आपको वर्कआउट करके मतलब देते थे, जो उनकी एनर्जी लेवल था वो 50 से ऊपर ख़त्म हो जाता है। वैसे ही ये भी लिविंग थिंग है, इसको भी वैसे तो जो रिसर्च है वो बोलती है कि 20 से 25 साल के बीच मैक्सिमम स्टॉक और मैक्सिमम वैरायटी उनके लाइफ पूरी हो जाती है। वो उस फुल स्पीड से, उस कैपेसिटी के साथ ना क्वांटिटी दे सकते हैं, ना क्वालिटी दे सकते हैं। और इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? दूसरा सबसे बड़ा कारण है इसका, जो इसकी रेजिस्टेंट कैपेसिटी होती है, वो चाहे सीडलिंग से तैयार बगीचा है, चाहे वो आपका रूट स्टॉक पे तैयार बगीचा है। अगर आप अभी नोटिस करें, पिछले 5-10 सालों से कंटिन्यूसली लीफ फॉल क्यों हो रहा है, माइट क्यों आ रहा है, नई नई बीमारियां, नेक्रोटिक क्यों आ रहा है, वायरसेस, मोज़ेक वगैरह क्यों आ रहे हैं? वो एक ही वजह है कि उसकी कैपेसिटी, जब चीज़ बूढ़ी हो जाए, इंसान बूढ़े हो जाए, तो उनको बीमारियां भी घेर लेती है, उनको बीमारियों को रोकने की क्षमता उनकी बॉडी में नहीं रहती। वैसे ही प्लांट का है कि जब प्लांट में आपका इसकी लाइफ पूरी हो जाएगी 30 साल से ऊपर, ये बीमारियों को रेजिस्ट करना, क्योंकि बीमारियों, जो इनका सिस्टम है, इम्यून सिस्टम प्लांट का जैसे लोगों का होता है, वैसे प्लांट का भी होता है। जब वो वीक हो जाए तो उसमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तभी साल दर साल जो आपकी लीफ फॉल वाली इशू है, एल्टनेरिया, मार्सोलिना, नेक्रोटिक, बहुत सारी बीमारियां, वो तभी इसलिए अटैक कर रही है क्योंकि उसकी, उसको रोकने की क्षमता, रेजिस्ट करने की क्षमता कम हो चुकी है। तो ये था एक चीज़। अब क्या है, आप इस चीज़ को थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखें कि आपके बगीचे में जो पौधे अभी नए हैं, बैरिंग पे हैं, मतलब 15-20-25 साल के हैं, उसमें क्रॉप भी अच्छी होगी, क्वालिटी भी अच्छी होगी, उसके पत्ते भी बूढ़े पौधों से बेहतर होंगे। और वैरायटी अगर नई है, गाला, फ्यूजी, ग्रहणी, कुछ भी है, स्पर, उसमें भी थोड़े बेहतर होंगे। इवन बहुत ज़्यादा बेहतर भी हो सकते हैं, पर उसमें और ज़्यादा बेहतर होंगे। तो ये चीज़ है एक बहुत बड़ी चीज़ जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं कि 2010 और 2025 में प्रोडक्शन में डिफरेंस क्यों आया, बजाय दुनिया भर के पोस्ट हार्वेस्ट करने के। अब इसी चीज़ पे मैं यहाँ पे आऊँ कि जो ये वैक्यूम था 2010 और 2025 के बीच का, तो इसमें कंपनीज़ को टाइम मिल गया। जितनी भी कंपनियाँ हैं जो यहाँ पे बिजनेस कर रही है, मैं सीधा सीधा बोल दूँ, इवन मैं भी यही काम करता हूँ,
आउटलेट चलाते हैं हम भी पेस्टिसाइड का, बट स्टिल मैं फिर भी बोल रहा हूँ जितनी भी यहाँ कंपनीज हैं उनको क्या है 2010 और 2025 के बीच एक वैक्यूम मिल गया, खाली जगह मिल गई, लोग परेशान थे। होता है कि जब हम घर में बीमार होते हैं तो हम कहाँ कहाँ नहीं जाते, जो कोई चीज़ मिलती है कि हाँ भाई इससे ठीक होंगे उससे ठीक होंगे, ये डालो वो करो ये खाओ वहाँ जाओ पंडित के पास जाओ डॉक्टर के पास जाओ, तो हर एक चीज़ करते हैं। तो यही वैक्यूम इन कंपनी वालों ने इसका फ़ायदा उठा लिया, ये वैक्यूम इन्होंने ले लिया। इनको क्या लगा कि अब 2010 के बाद जब डिक्लाइन आया तो इन्होंने अपने पोस्ट हार्वेस्ट के नए नए पैकेज मार्केट में इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए, और उसकी ही बदौलत है कि आज जो पोस्ट हार्वेस्ट की स्प्रे 400-500 पे इंट्रोड्यूस हुई थी वो आज 1400-1500 पे पहुंच गई है। तो कोई तो वजह रही होगी हमारे इस तरह मूर्ख बनने की, क्योंकि जब इंसान मुश्किल में हो तो उसको जो भी राय दो, जो भी चीज़ उसको खाने को दो, जो सजेशन दो तो वो ले लेता है। तो मजबूरी में हम लोगों ने भी ले ली। एक तो ये सीधा सीधा ये कॉन्सेप्ट है जो मेरी समझ में अभी तक आया है कि पोस्ट हार्वेस्ट आप अगर एच में कर रहे हो तो मीनिंगफुल है, आप छोटे प्लांट में कर रहे हो 10 से 15-20 सालों में तो मीनिंगफुल है, वो भी नीड बेस्ड। जैसे रोज सर ने बोला है वीडियो में, आप लोगों ने देखा होगा कि नीड बेस्ड होना चाहिए। अगर आप अननेसेसरी करोगे, जो चीज़ ऑलरेडी प्लांट में है उसको और दे दोगे बिना टेस्ट के बिना उसको एनालाइज करे, तो समझो टॉक्सिक, वो रिएक्ट करेगा, ये उसको उठाएगा नहीं, उसकी बजाय उसकी हेल्थ इम्यून सिस्टम और ख़राब होगा और वो आपका साथ आपकी प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा। तो ये चीज़ है, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे उसको कि मेरे हिसाब से कैसे करना चाहिए। और दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि अब बात आती है कि पोस्ट हार्वेस्ट में मेन चीज़ क्या है जिसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं, जिसके लिए हम सारी प्रैक्टिस करते हैं, फॉलियो स्प्रे या सॉइल में देते हैं, वो है बड। ऑब्वियस है फ्लावर और फ्रूट तो बड ने देना है। तो इसमें क्या होता है कि आप सबको पता है कि सेब पे सेकेंड ईयर बड है, जो बीमा है उसी पे फ्रूट आना है। तो आपने क्या करना है, जैसे रोज सर ने भी बोला है कि 4 चीज़ें हैं, अगर आप लोगों ने वो मैनेज कर दी तो आपका समझो आने वाला साल बेहतर रहेगा। अब इसमें क्या है, इसमें है पहला फॉर्मेशन ऑफ बड, दूसरा है मैच्योरिटी ऑफ बड, तीसरा है फ्रूट सेटिंग और चौथा है फ्रूट मैच्योरिटी। तो हमारा अभी जो पोस्ट हार्वेस्ट जो हम टारगेट करते हैं वो क्या करते हैं कि हमें मेचोरिटी ऑफ बर्ड्स चाहिए। तो मेचोरिटी ऑफ बर्ड्स आप सीधा सीधा समझिए कि आपको 2 साल के लक्कड़ पे जो बीमा बना है उस पर फ्रूट चाहिए, सीधी बात है। तो इसमें रोज सर ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली कि जो आपका नेक्स्ट ईयर का फ्रूटिंग बर्ड है, जो आपका रिटर्न ब्लूम है, वो आपके फ्रूट सेटिंग के 40 दिन बाद वो प्रोसेस शुरू हो जाता है, ना कि सेब तोड़ने के बाद पोस्ट हार्वेस्ट की एप्लीकेशनों के दौरान वो चीज़ें शुरू होती है। ये चीज़ आप पहले गांठ बांध लें कि पोस्ट हार्वेस्ट का काम और उन बीमों को बनने का काम, उसको भोजन बनने का काम, और आप नेक्स्ट ईयर की फसल का मतलब जो आंकलन करना है वो आप मतलब फ्रूट सेटिंग के 40 दिन बाद उसको एनालाइज करना शुरू कर सकते हैं। तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली आपका फ्रूट सेट होगा अप्रैल में, तो मई जून 15 से मतलब 30 जून के आसपास हर एक एलिवेशन में आपके वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा कि आपका नेक्स्ट ईयर बर्ड आपका अब बनना शुरू हो गया है। फिर उसके बाद आपकी जो भी एप्लीकेशन रहती है सॉइल में फॉलियर, वो चीज़ उसको और मजबूत करती है उस बर्ड को और मैच्योर करती है ताकि अगले साल फसल दे सके। अब देखिए इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है धूपें, सनलाइट। अगर आपकी उस जून और अगर बहुत हायर एलिवेशन है तो जुलाई के फर्स्ट वाले वीक, अगर उस टाइम आपकी धूपें उन बर्ड पे प्रॉपर लग रही है जिसने नेक्स्ट ईयर फसल देनी है, तो आपकी 100% नेक्स्ट ईयर क्रॉप होनी है। ये चीज़ आप अच्छे से समझे। अब इसमें क्या है कि अगर आपके उन बर्ड पे, पहली चीज़ तो है कि जो आपका फ्रूट दे रहा है बर्ड वो नेक्स्ट ईयर नहीं देगा, जो जो उसके दाएं बाएं के आपके बर्ड्स होंगे वो नेक्स्ट ईयर के क्रॉप देंगे। तो आपने वो ध्यान क्या रखना है कि जो बर्ड्स है उन बीमों पे आपके वो जून जुलाई की धूपें बहुत ज़रूरी है। अगर वो धूपें आपकी 60 से 100% के बीच पड़ रही है उस दौरान, जब आपका ये
40 और 45 दिन के बीच का पीरियड है फ्रूट सेटिंग के बाद। तो आप अगर 60 से 100% की धूपें उस बीमे को मिल रही है, उस बड को मिल रही है, तो समझो आपका फ्रूटिंग बड 100% मेच्योर होना है, उस पर नेक्स्ट ईयर फ्रूटिंग बड फ्रूट आना है। अगर उसके बाद, एक तो होता है फ्रूटिंग बड, दूसरा होता है हम सब लोग चिंतित होते हैं कि जी हमारे फूल तो अच्छे आए थे पर उसमें सेटिंग नहीं हुई, या फिर आपके फूल भी आए थे पर वो ड्रॉप हो गया। वो क्या होता है? फॉल सेटिंग। फॉल सेटिंग में आपका क्या है? फ्लोरिंग आएगी, सेटिंग नहीं होगी, या सेटिंग होगी ड्रॉप होगा। ठीक है। वो क्या होता है कि अगर आपके उन बीमों को, उन बड को आपके 30 से 60% के बीच धूपें मिली होगी तो वो उस तरह से बिहेव करेगा। अगर 30 और 60% के बीच उनको धूपें मिली होगी तो वो आपका फ्लोरिंग या फॉल्स बड बन जाएगा। ठीक है, एक कंपेयर आपको समझ आ गया, एक फ्रूटिंग बड, एक है फ्लोरिंग और फॉल्स बड। अब जो तीसरा है, बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि जी हमारे तो लीव्स आ गए, तो लीव बड भी होता है। लीव बड क्या होता है? होगा 2 साल के ही वुड पे, लकड़ पे वो बना होगा बीमा, पर उसको क्या है कि उसको धूपें नहीं मिली होगी, उसको मिली होगी आपकी 0 से 30% के बीच दिन की धूप मिली होगी, तो वो 100% आपका लीव बड ही बनेगा। अब धूपों का इससे क्या कंसर्न है, ये भी मैं लॉजिक बताता हूँ। ये है फोटोसिंथेसिस। अगर आपके उस पर्टिकुलर एरिया को, बीमों को, क्योंकि बीमे पे पत्ते लगने हैं, पत्ते 6 7 8 पत्ते होंगे, वो फोटोसिंथेसिस करके उसके लिए कार्बोहाइड्रेट वगैरह बनाएंगे और नीचे से उसकी जड़ें मिनरल और पानी उठा के उसको न्यूट्रिशन देगी। पर अगर उन बड पे धूपें नहीं मिली होगी तो वो मेच्योर होगा ही नहीं, वो उसका फोटोसिंथेसिस वाला वो प्रोसेस पूरा नहीं होगा। तो सबसे बड़ा रीज़न, इसको आप प्रैक्टिकली भी कंपेयर करें, सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि आपकी बेशक हैवी क्रॉप है पर नेक्स्ट ईयर उनकी पौधे की चोटी या उसके दाएं बाएं फिर भी फ्रूट होता है, क्योंकि उसमें धूपें लगी होती है चोटियों में दाएं बाएं। पर जो पौधे का नीचे का हिस्सा होगा, अंदर का हिस्सा होगा, वो खाली जाता है। वहाँ लीव बड आते हैं या फ्लावर बड आते हैं, फॉल्स बड आते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। वो नेक्स्ट ईयर के लिए ही ये चीज़ कर सकते हैं कि आप जून जुलाई में एक तो अपनी एंटी हेल नेट उतार दें ताकि डायरेक्ट सनलाइट अंदर तक पड़े। वो आपका नेक्स्ट ईयर का पोस्ट हार्वेस्ट है। सीधा सीधा आप ये समझो, नेक्स्ट ईयर का आपका पोस्ट हार्वेस्ट है। तो ये चीज़ है। अब ये चीज़ें मैंने कवर कर दी, पर अभी एक चीज़ मैंने यहाँ पे भी पॉइंट आउट की है, वो है कि आपका इस साल जैसे 3 महीने लगातार कंटिन्यू बारिशें रही है, जून जुलाई अगस्त, या जून हाफ मंथ लेके चलो आगे, आप सितंबर हाफ मंथ तक चलो, तो आपका क्या रहा है कि उस दौरान इस साल बहुत सारे ऐसे चांसेस है कि धूपें कम निकली है, बर्ड्स को धूप कम मिली है, तो नेक्स्ट ईयर ये वाले क्राइसिस आने वाले हैं। तो इसके लिए आप पहले से तैयार रहें। जिन्होंने ना जालियाँ हटाई थी या सनी पोर्शन है उनकी फिर भी वो जो इसकी रिक्वायरमेंट थी सनलाइट की, धूप की, वो हो चुकी है, पर जिनके नहीं था उनके इशू रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप इसको क्लियर कर दें। अब दूसरी चीज़ क्या आती है कि चलो हमने मान लिया कि 2010 और 25 का सैनिरियो हमने देख लिया, क्लाइमेट अच्छा होगा, ठीक है, वैरायटियाँ उस टाइम हेल्दी कंडीशन में होगी, स्टॉक हेल्दी कंडीशन में होंगे, तो उन्होंने पूरा साथ दिया होगा प्रोडक्शन में, क्वालिटी में, सारी चीज़ों में। अब माना हमने दूसरा कि आपका बर्ड मेच्योरिटी है, बर्ड फॉर्मेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है धूपों वाला, वो भी चलो मिल रहा है, सबको मिला होगा इस साल कम मिला, पर अगर मिल कहीं धूप वाली जगह तो उनको प्रॉपर मिला होगा। अब आता कि एक्चुअल मेरे हिसाब से, जो मैं इसमें कोई ये नहीं है कि मैं कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, जो मेरे हिसाब से है, जो मैंने पाया है उसमें, कि पोस्ट हार्वेस्ट क्या करना चाहिए। जिनके हैवी क्रॉप थी उनको बहुत ज़रूरी है, जिनकी कम क्रॉप थी अगर धूपें उनको अच्छी लगी होगी उन पौधों को, तो ऑब्वियस है उनको उतना ज़्यादा मतलब इस पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपकी अच्छी क्रॉप थी और पत्ता अभी अच्छा है, ठीक है, तो आप उस पे, मेरे हिसाब से जो मेरी प्रैक्टिस बोलती है, जिंक मैग्नीशियम बोरॉन का कोई भी सस्ता सा कॉम्बिनेशन उठा दे, वो कर दे, वो आपको फ़ायदा देगा।
और आपको फ्रूट बड को वो मैच्योर करेगा, हेल्दी करेगा और उसमें खाना स्टोर कर देगा, वो हेल्प करेगा 100%। ये चीज़ है, क्योंकि आप अगर सपोज, मैं ये नहीं बोलता कि कंपनी वालों ने बहुत ही उस वैक्यूम को अगर कंपनी वालों ने लिया तो ऑब्वियसली थोड़ा स्टडी करके लिया होगा। अगर आप उनके सारे कॉम्बिनेशन देखें तो उसमें आपको जिंक, मैग्नीशियम और बोरोन के ही कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो ऑब्वियस है, आप जैसे देखो ना, एक चीज़ है, अगर आपका सपोज अभी लीफ फॉल हो चुका है या आप पोस्ट हार्वेस्ट नहीं कर पाए अकॉर्डिंग टू जो अभी 2-4 सालों के सिनेरियो या 10 सालों के, तो क्या होता है कि आप पिंक बर्ड पे स्प्रे का एक बहुत ज़्यादा जोर चला होता है कि उस टाइम आपको बोरॉन देना है, जिंक देना है, नाइट्रोजन देना है। तो मतलब वो क्या है कि इमीडिएट रिलीफ है या इमीडिएट बूस्टर है बर्ड्स को। अगर आप उस टाइम नहीं दे पाए तो उस टाइम दे रहे ताकि वो बर्ड्स को थोड़ा बहुत हेल्प करे उसके फ्रूट सेट के या पॉलन को स्ट्रॉन्ग करने में। तो कहने का मतलब ये 2-4 एलिमेंट जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये रोल प्ले कर रहे हैं फ्रूट सेटिंग में या फ्लोरिंग के टाइम। इसका कुछ ना कुछ रोल होता है, साइंस ये बोलती है। तो अगर आपकी लीव हेल्थ अच्छी है तो वो करें। अगर आपकी लीव हेल्थ नहीं है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो आजकल सबकी टेंशन है, अगर आपका लीव हेल्थ अच्छा नहीं है तो मेरे हिसाब से खाली वही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यूज़ करें जो आपका स्टेम, उसकी बार्क, उसकी खाल मतलब पौधे की, या पौधे का बीमा बड ऑब्जॉर्व करते हो। जैसे जिंक सल्फेट सर्दियों में भी करते हैं, तो उसको करने की वजह वही है कि कहीं ना कहीं बार्क उसको स्टोर करता है या बर्ड स्टोर करते हैं। ठीक है, तो जिंक कर सकते हैं मेरे हिसाब से, वो भी सस्ता वाला करें, महंगे में पैसे ना मरवाए। और दूसरा बोरोन कर सकते हैं, बोरोन भी कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाता है। और तीसरी चीज़ जो मेरे हिसाब से मैं खुद नोटिस करता हूँ वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ज़रूर दे, चाहे लीव फॉल के लिए देनी हो, अगर आपने लीव फॉल करवाना है तब दे, तब भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं स्टेम या बार्क जो मैंने बोला वो कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज तक ज़रूर वो ऑब्जॉर्व करेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। आप थोड़ा सा साइंस और थोड़ी सी कॉमन सेंस ऐसे लगाए कि पिछले 4-5 सालों से एक ट्रेंड चला कि 12 कासेट करना है पिंक पे। ठीक है, 12 कासेट करना है तो फॉस्फेट है, आपको पता है, और सुपर फॉस्फेट है, दूसरा नाइट्रोजन है। तो मतलब कहीं ना कहीं वो उस बीमे को फ्लावरिंग के टाइम हेल्प कर रहा है। तो उसमें क्या है, सुपर फॉस्फेट है और दूसरा आपका नाइट्रोजन है। तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि आपको ज़रूरत किन चीज़ों की है, नाइट्रोजन की है, सुपर फॉस्फेट की है, बोरॉन की है, जिंक की है, मैग्नीशियम की है, जो इन सब चीज़ों का एक कंक्लूजन निकलता है। ठीक है, अब मेरे हिसाब से जो मैं खुद समझाऊँ चीज़ों को या खुद प्रैक्टिस है कि सर्दियों में आप चीज़ों को वैसे यूज़ करें कि पौधे को उस हिसाब से मिले। जैसे सपोज नाइट्रोजन का अपटेक या नाइट्रोजन की एबिलिटी क्या है, 15 से 20 दिन रहती है। तो आप फ्लोरिंग से या सैप फ्लो से 15 से 20 दिन पहले डालें नाइट्रोजन को, ताकि वो प्लांट्स को मिल जाए। ठीक है, अब सुपर की उसमें सुपर फॉस्फेट की, फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो उसकी एबिलिटी का क्या टाइम है, वो है 80 दिन के आसपास, 80-85 दिन। तो मतलब आप सैफ लो के 80-85 दिन पहले वो डाल सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सॉइल वाला मैं कवर कर रहा हूँ कि जैसे अभी मानसून चली 3 महीने की, तो आपने जो भी खादें डाली वो या तो प्लांट को मिल गई या लीच आउट होगी। तो आप उसको आज की डेट में ज़ीरो लेके चलो। अगर तो प्लांट को मिल गई, अगर आपकी क्रॉप थी तो उन्होंने यूज़ कर दी, अगर क्रॉप नहीं थी तो लीच आउट होगी। तो मेरे हिसाब से अगर जिनके अभी लीव नहीं है तो पोस्ट हार्वेस्ट में वो सॉइल में मेरी समझ से खादें ना डालें, जो मेरा अपना मानना है। क्यों? क्योंकि ये टू वे प्रोसेस है। आपका खाद नीचे जा रही है तो उसको ऊपर तभी पौधा उठाएगा अगर ऊपर पत्ते हैं। एक प्रोसेस है ना, वो फोटोसिंथेसिस करेगा, नीचे से मिनरल वाटर उठाएगा, ऊपर से बना के कार्बोहाइड्रेट, मतलब रोटेट होगी चीज़ें। पर जब आपके पत्ते ही नहीं हैं तो अभी डालने से टोटल वेस्ट है, वो आपका मिट्टी में ही रहेगा या मिट्टी में बह जाएगा। और दूसरी चीज़,
अगर तो आपके अभी नहीं करी है, अभी तक आपने पोस्ट हार्वेस्ट एप्लीकेशन सॉइल में पत्ते अच्छे हैं, तो इसके बाद अगर सूखा पड़ता है तो बिल्कुल ना करें। आप एक चीज़ बिल्कुल गांठ बांध दें कि आपका न्यूट्रिशन हमेशा पानी के साथ चलता है। जब सूखा पड़ेगा तो अगर आपकी ज़मीन में नमी नहीं होगी तो समझो वो ऊपर जाना ही नहीं, वो सीधा उसी में ही फिक्स हो जाएगा सॉइल के साथ। तभी बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों के आर्ग्यू होते हैं कि भाई ज़मीन में फॉस्फोरस पोटाश तो बहुत है, बट वो फिक्स फॉर्म में है, अवेलेबल फॉर्म में नहीं है जो एकदम प्लांट को मिले। तो कहने का मतलब है जब नमी ना हो तो सॉइल में ऐसी चीज़ें कुछ भी ना डालें, उससे सॉइल ख़राब होती है, या तो न्यूट्रिशन बह के चला जाता है या सॉइल के साथ फिक्स हो जाता है। अगर आपके नमी है तभी ये चीज़ें आप उसको डालें। एक चीज़ ये है। अब अगर पता है तो आप नीड बेस्ड डालें। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप फॉलियर डाल रहे हैं या सॉइल में डाल रहे हैं, दोनों चीज़ों में आपने नीड बेस्ड डालना है। आजकल जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है वो है सॉइल टेस्ट का। तो आप सॉइल टेस्ट करवा सकते हैं। जो डेफिशिएंसी आती है उसको आप, अगर लीव हेल्थ अच्छी है तो आजकल डालें, नहीं तो उसको आप आगे विंटर में जब फरवरी से आपका प्रोसेस शुरू होगा तब से डालने शुरू कर दें। और दूसरा जो लीव टेस्ट का टाइम है वो आपका जुलाई का है। आपने सॉइल में जो चीज़ें डाली है वो ऊपर प्लांट में अपटेक हो रही है, जा रही है, नहीं जा रही है, उसका पता पत्तों का टेस्ट करने से लगेगा। और उसका टेस्ट कब होता है? वो होगा जुलाई में। वो नेक्स्ट ईयर आप कर सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि आप नीड बेस्ड ही एप्लीकेशन यूज़ करें, वो चाहे न्यूट्रिशन की हो, चाहे आपकी फॉलियर में हो, चाहे आपकी सॉइल में हो। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, जो शेडी पोर्शन है वहाँ पे ऑलरेडी नाइट्रोजन ज़्यादा रहती है, मॉइस्चर के साथ नाइट्रोजन की अपटेक बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे हिसाब से ऐसी जगहों में नाइट्रोजन देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो आपकी हैवी क्रॉप थी या आपकी सनी साइड ऑर्चर्ड है तो आप उसमें नाइट्रोजन दे सकते हैं, पर बेहतर होगा मेरी समझ से सैप लो के 15-20 दिन पहले ही एप्लीकेशन डालें। तो ये चीज़ थी, तो मैंने मैक्सिमम कवर कर दिया है जो पोस्ट हार्वेस्ट में होना चाहिए था मेरे हिसाब से। बाकी एक चीज़ आप ज़रूर समझें कि आपके, हमारे, हम सबके बगीचे में अगर पुराने ट्रेडिशनल पौधे हैं 30 साल से ऊपर के हैं तो उसमें पोस्ट हार्वेस्ट करने से उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। उसमें पुरानी वैरायटी, पुराने स्टॉक की वजह से जो उसकी रजिस्ट करने की कैपेसिटी है, बीमारियां रोकने की कैपेसिटी है, या आपकी क्वालिटी फ्रूट, क्वांटिटी फ्रूट देने की कैपेसिटी वो कम हो चुकी है। तो बेहतर होगा कि आपको उसको आस्ते आस्ते अपने ऑर्चर्ड को नया करें। ज़रूरी नहीं, बहुत सारे लोग हैं कि नई वैरायटियों से इशू है, आप पुरानी ही लगा दें, पर वो या तो नए सीडलिंग पे लगाए या नए स्टॉक पे लगाए, ताकि आपका जो प्रोडक्शन है अच्छी आए, इनपुट कॉस्ट कम हो। क्योंकि पुराने पेड़ों में बीमारियों का खतरा भी है, बीमारियां बढ़ने से आपके फंजीसाइड भी ज़्यादा लग रहे हैं, इंसेक्टिसाइड भी ज़्यादा लग रहे हैं, न्यूट्रिशन भी ज़्यादा लग रहे हैं। तो ऐसी चीज़ है। तो मिलते हैं अगले ऐसे किसी लाइव में। ये मेरा एक, मैं चाह रहा था काफ़ी दिनों से कि जो भी मैं पॉडकास्ट करूँगा उसके कंक्लूजन ज़रूर निकालूंगा, क्योंकि मैं बहुत लोगों से मिल चुका हूँ। तो जगह जगह से जो भी चीज़ें मिलती है मैं उसको कहीं ना कहीं ज़रूर समअप करता हूँ, लिखता हूँ या समझता हूँ चीज़ों को। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ज़रूरी नहीं आपको सही लगे, आप सहमत हो ना हो, पर इन चीज़ों पे एक बार ज़रूर सोचना कि हम लोग कहाँ मार खा रहे हैं। और हमारी जो आज की डेट में ये स्थिति बनी है कि इनपुट कॉस्ट बहुत ऊपर जा चुकी है, इसका फ़ायदा कोई ना कोई ज़रूर उठा रहे हैं, वो चाहे कंपनीज़ हो, वो चाहे कहीं और थर्ड पर्सन हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और भी इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर इस वीडियो में कमेंट करें। और मिलते हैं अगले ऐसे किसी लाइव में। पिछला भी एक जो लाइव था मार्केटिंग से रिलेटेड रोज सर के साथ, उसका भी कंक्लूजन मैं आप लोगों से कभी शेयर करूँगा। तो ऐसे ही जितने भी टॉपिक आते रहेंगे उनका मैं साथ साथ एक कंक्लूजन आप लोगों के बीच शेयर करता रहूँगा। और हो सकता है इसमें बहुत सारी कमियाँ हो तो प्लीज़ आप ज़रूर फीडबैक दें। थैंक यू, धन्यवाद।